हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही खट्टर सरकार ने सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। साथ ही मामले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस ने नफे सिंह राठी के ड्राइवर के बयान के आधार पर केस दर्ज किया। हरियाणा सरकार ने हत्या की जांच में एसटीएफ को भी लगाया है। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है। रविवार को बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की कार पर हमलावरों ने करीब 20 राउंड फायरिंग की थी। सामने आई तस्वीरों में साफ देखा गया कि कार का पूरा शीशा टूटा हुआ है और गाड़ी पर कई गोलियों के निशान हैं। इधर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी की हत्या को राजनीतिक साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने गैंग वॉर की तरफ भी इशारा किया। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि हत्या कराई गई है, ये पॉलिटिकल मर्डर है। इसमें जिन लोगों के नाम लिए गए परिवार की तरफ से, वो सारे के सारे लोग बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इस तरह की फायरिंग करना, इतने फायर राउंड के करना, ये बिना प्रोफेशनल आदमी के बिना हो नहीं सकता। इस बीच आरोपियों का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें हमलावर सफेद रंग की एक कार में दिखाई दिए और कुछ दूरी पर रेलवे फाटक के पास खड़ी नफे सिंह की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा हमलावर किसी से फोन पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल गाड़ी को ढूंढने जुट गई। वहीं नफे सिंह राठी के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद आरोपियों ने धमकी भी दी थी। तो परिवार वालों के मुताबिक नफे सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया था और सरकार से सुरक्षा मांगी थी। मेरे पिताजी पिछले 5 सालों से डिमांड कर रहे थे, बार बार इनपुट आ रहा था, बार बार सीआईडी की रिपोर्ट भी यहाँ से जारी थी। नफे सिंह के समर्थक सड़क पर उतर आए और सड़क पर धरना दिया, जिससे जाम लग गया। समर्थकों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। सीआईडी की रिपोर्ट थी, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री सबको कहने के बावजूद कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। साथ ही परिवार ने हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने से इनकार किया और हत्या में स्थानीय बीजेपी नेताओं का हाथ बताया। नफे सिंह राठी हरियाणा के चर्चित जाट नेता थे और ओम प्रकाश चौटाला के करीबी थे और बहादुरगढ़ से 2 बार विधायक भी बने। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड के बाद विपक्षी दल हरियाणा सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस ने खट्टर सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और मांगने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने बार बार सरकार से अपील करी थी, लिखित रूप से सरकार को दिया था कि उनकी जान को खतरा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास किसानों को रोकने के लिए पुलिस है, लेकिन सुरक्षा देने के लिए नहीं। जिस सरकार के पास किसानों की छाती पर गोली दागने के लिए पुलिस है और सुरक्षा देने के लिए पुलिस, धिक्कार है ऐसी हरियाणा सरकार को। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि नफे सिंह को लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिसके लिए उन्होंने सरकार से सुरक्षा मांगी थी। बीजेपी ने मिशन 400 के लिए बिगुल फूंक दिया है। इसके लिए बीजेपी ने देश भर में मेगा प्रचार अभियान भी शुरू किया है। मोदी की गारंटी वाला रथ भी रवाना हो चुका है, जिसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत मोदी की गारंटी वाले ये वीडियो वैन देश भर में लोगों से संवाद करेंगे और उनके सुझावों को इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान शुरू किया। बीजेपी ने एक मोबाइल फोन नंबर भी जारी किया, जिस पर मिस्ड कॉल कर लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। 9090902024 2024। बीजेपी का कहना है कि वो लोगों के सुझावों को अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंट है कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका ऐलान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यक्रम में किया। उन्होंने 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास की आधारशिला भी रखी। साथ ही उत्तर प्रदेश में गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल से पहले ही काम और तेज हो गया है। तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है,
वो सबको हैरत में डालने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे की इमेज बदल चुकी है और अब ये ईज ऑफ ट्रेवल का साधन बनती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में लगातार सरकार के तीसरे टर्म का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली में देश के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 के उद्घाटन के दौरान भी उन्होंने यही बात कही। और इस बार पीएम मोदी ने अपने संभावित तीसरे कार्यकाल का जिक्र तब किया जब उन्होंने कहा कि अगले कार्यकाल में सरकार आम लोगों की जिंदगी में दखल देना बंद कर देगी। जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। इससे पहले पीएम मोदी ने टेक्सटाइल प्रदर्शनी को भी देखा। भारत टेक्स इवेंट में 100 से ज्यादा देशों के खरीदार और कारोबारी शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अभी बीजेपी के पास 65 सीटें हैं। इसके लिए कई मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की भी तैयारी है। उनकी जगह बीजेपी नए उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी। सर्वे और परफॉर्मेंस के आधार पर बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों और मंत्रियों का टिकट कट सकता है। कुछ मौजूदा विधायकों को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। दूसरी पार्टी से आने वाले कुछ दमदार नेताओं को बीजेपी टिकट दे सकती है। टिकट देने का आधार सिर्फ और सिर्फ जीत की कसौटी रखी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी यूपी में कई मौजूदा सांसदों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिनके टिकट काटे जाएंगे। जिनके टिकट कट सकते हैं उनमें शामिल हैं रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह, कौशल किशोर, रमापति राम त्रिपाठी, वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगम लाल गुप्ता, BL वर्मा। इसी तरह सुल्तानपुर से मेनका गांधी की उम्मीदवारी पर भी संकट के बादल हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और सांसद हेमा मालिनी को टिकट मिलेगा या नहीं, ये भी तय नहीं है। मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म करने के बाद आज विधानसभा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, तब तक वो मुस्लिम बेटियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। वहीं MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिमों पर हिंदुत्व थोप रही है। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिस्व शर्मा जिंदा है, जब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। अब यूं आए हैं बीजेपी के लोग, नहीं हम इस्लाम में रिफॉर्म लेकर आएंगे। अरे तुम रिफॉर्म नहीं लाना चाहते हो, तुम हिंदुत्व को लागू करना चाहते हो। तुम भारत की तहजीब क्या है? इसकी भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर लोग कई मजहब को मानते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। पूजा पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अदालत परिसर में वकीलों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और हर हर महादेव का उद्घोष किया। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी थी, जिसे अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोई भी शब्द उन्होंने छोड़ा नहीं है, हर बात को किया। और किस कारण से कब पूजा बंद हुआ था, आज तक मुस्लिम पक्ष ने इसको साबित नहीं कर पाया। 17 जनवरी और 31 जनवरी को सुनाए फैसले में वाराणसी की जिला अदालत ने जिला अधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया था और व्यास तहखाने में पूजा करवाने की बात कही थी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुट गई है। इसके तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ में 50-50 बेड वाले अस्पताल शुरू किए जाएंगे। यही नहीं, बीमार यात्रियों को आपात स्थिति में बिना देरी के अस्पताल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस भी शुरू करने की तैयारी है। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग में स्थायी भर्ती भी अगले महीने से शुरू हो जाएगी, जिसमें 500 डॉक्टर्स, 1555 नर्सिंग स्टाफ और 1000 टेक्नीशियंस की भर्ती होगी। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के दौरान इस बार 375 अस्थायी डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। गाजियाबाद, मथुरा, हापुड़, नोएडा समेत कई जिलों में किसानों ने दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर का मुंह करके खड़ा कर दिया और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से यूपी के कई जिलों में हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर खासा असर पड़ा। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार से एमएसपी पर गारंटी की मांग की। आज तक हमें कुछ नहीं मिल पाया, उसके लिए ये सरकार को दिखाना चाहता है कि ये हमारी खामोशी को आप कमजोरी समझ बैठे हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। बॉर्डर पूरी तरीके से सील किए गए हैं। 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हमने बॉर्डर के नजदीक लगाया है। इसके साथ साथ विभिन्न पॉइंटों पे हमने फोर्स को लगाया है। ये सुनिश्चित किया है हम लोगों ने कि किसी तरह का कोई अव्यवस्था ना हो। किसान नेताओं ने दावा किया कि अगर उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी तो वो दिल्ली कूच करेंगे। किसान संगठनों के प्रदर्शन का असर उत्तर प्रदेश के कई शहरों पर नजर आया। मेरठ से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर मार्च निकालने के साथ ही किसानों ने हाईवे पर धरना प्रदर्शन भी किया, जिससे वहां से निकलने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। धरना दे रहे किसानों को इस दौरान पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और ट्रैक्टरों को हाईवे पर एक कतार में खड़ा कर दिया। हम तो देश की जनता को और शासन प्रशासन को दिखाना चाहते हैं कि ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ तो खड़े, कभी भी जा सके। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी मांगों को एक बार फिर दोहराया। मांग ये है कि भाई एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कर्जा। उधर हापुड़ में किसानों के मार्च की वजह से पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। किसानों ने वहां लगे बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसे संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। इस दौरान वहां पुलिस वालों की किसानों से कई बार तीखी बहस भी हुई। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर दिल्ली कूच का संदेश देने की कोशिश भी की। किसानों ने दावा किया कि अगर ऐसे ही उनकी अनदेखी हुई तो वो दिल्ली में दाखिल होंगे। यूपी के सहारनपुर में भी ट्रैक्टर मार्च की वजह से वहां टोल प्लाजा पर जाम के हालात नजर आए। भारी तादाद में ट्रैक्टरों के पहुंचने से गाड़ियों को वहां से निकालना मुश्किल हो गया। प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद किसान हाईवे पर बैठ गए और काफी देर तक धरना भी दिया। गाजियाबाद में भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। ट्रैक्टरों को किसानों ने सड़क के किनारे एक कतार में खड़ा कर नारेबाजी भी की। यूपी के शामली में भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर पहुंच गए और दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों का मुंह करके खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से सड़क का आधा हिस्सा पूरी तरह से बंद हो गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं और यही नहीं, राम भक्त अपने आराध्य के लिए दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने में ही राम मंदिर में 1 अरब यानी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का दान आ चुका है। ये वो दान है जो राम भक्तों ने चेक या रसीद के जरिए मंदिर ट्रस्ट को दिया है, जबकि दान पात्र और ऑनलाइन भेजी गई राशि इससे अलग है। जानकारी के मुताबिक 100 करोड़ के चढ़ावे में 10 करोड़ का दान मशहूर कथावाचक मुरारी बापू ने दिया है। वहीं 11 करोड़ रुपए का दान झारखंड की एक कंपनी ने दिया है, जिसकी पहचान जाहिर नहीं की गई है। राम मंदिर के अलावा देश के कई ऐसे मंदिर हैं जहां हर साल सालाना अरबों में दान आता है। शिरडी साई मंदिर में श्रद्धालु हर साल 630 करोड़ रुपए का चढ़ावा और दान देते हैं। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर की अगर बात करें तो वहां सालाना 600 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर में सालाना 500 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है, जबकि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 500 करोड़ रुपए दान और चढ़ावा हर साल आता है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि शाहजहां शेख की जल्द गिरफ्तारी हो। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर जो मामला शुरू किया था उसमें शाहजहां शेख को पार्टी बनाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। पुलिस अगर उसे नहीं पकड़ पा रही तो ये पुलिस का फेलियर है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अदालत के फैसले को सही बताया है। From the newspaper reports, the police came there, ministers went there, petitions were received. If I understand from the newspapers, more than 800 petitions have been received. The process has started. The women have come forward. They have started asserting themselves, and now there will be a sea change. Let us wait for that. साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को भी मामले में पार्टी बनाया है।
इधर संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नाराज लोग शाहजहां शेख के करीबी नेताओं पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। टीएमसी नेता शंकर सरदार के घर पर ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। गांव की महिलाओं ने टीएमसी नेता के घर पर जमकर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और हालात काबू में किए। साथ ही पुलिस ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख के भाई शेख सिराज पर एफआईआर दर्ज की है, जिस पर संदेश खाली में कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के 7वें सम्मन पर भी पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मामले के कोर्ट में होने की दलील दी और कहा कि 16 मार्च को कोर्ट में केस की सुनवाई होगी, लिहाजा ईडी रोज समन भेजने की जगह कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर गठबंधन से हटने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। वो चाहते हैं कि हम अपना गठबंधन का हिस्सा ना रहे बार बार। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को, केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है और हताशा निराशा भाजपा की बढ़ रही है और वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। केंद्र सरकार पर हुए सियासी हमले का बीजेपी ने भी जवाब दिया। अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं होती तो आज वो जांच में शामिल होते, पर वो कहते ना, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, और फिर वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि केजरीवाल कानून से नहीं बच पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पालतू और आवारा कुत्तों की दहशत बढ़ती जा रही है। हर रोज सैकड़ों लोग कुत्ते के हमले में घायल हो रहे हैं। 2 दिन पहले दिल्ली के तुगलक लेन इलाके में आवारा कुत्तों ने 2 साल की एक मासूम बच्ची की जान ले ली। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी 4-5 कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्ची की हालत देखते ही उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 29 जनवरी को रोहिणी इलाके में पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते ने 7 साल की बच्ची को बुरी तरह काट लिया था। 22 जनवरी को विश्वासनगर में एक पालतू कुत्ते ने 2 साल की बच्ची को घायल कर दिया था। 21 जनवरी को महेंद्र पार्क में 7 साल के एक बच्चे को पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने काट लिया था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 1000 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने से जख्मी हो रहे हैं। अकेले सफदरजंग अस्पताल में हर रोज कुत्तों के काटने के 500 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। वहीं जीटीबी अस्पताल में हर रोज 250 और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोजाना 200 लोग कुत्तों के काटने का इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के दूसरे छोटे बड़े अस्पतालों में भी हर रोज 400 से ज्यादा लोग कुत्तों के काटने का इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हो रहा प्रदर्शन अब आक्रामक होता जा रहा है। जालना में प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन निगम की एक बस को ही फूंक दिया। साथ ही कई बसों में तोड़फोड़ भी की। बताया गया कि मराठा आंदोलनकारी शैलेंद्र पवार, बाला साहेब इंगले सहित आंदोलन से जुड़े कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने से प्रदर्शनकारी नाराज हो गए और फिर उन्होंने बस में आग लगा दी। जालना में हुई आगजनी की इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने अगली सूचना तक जालना में अपनी बसों की सेवा को बंद कर दिया। साथ ही इलाके के पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई। हिंसा पर महाराष्ट्र सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई का दावा किया। पथरावबाजी करके, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जला के या गवर्नमेंट की बस को जला के ऐसा कोई लॉ हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करने के निर्देश राज्य सरकार ने हर पुलिस प्रशासन को दिया है। वहीं हालात के हिंसक होने पर प्रशासन ने एहतियातन जालना, बीड और संभाजी नगर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया। साथ ही जालना में बढ़ते तनाव को देखते हुए लोगों के जुटने पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी गई और तनाव वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया। मराठा आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे को भी इस बीच पुलिस ने मुंबई जाने से रोक दिया। प्रशासन ने इसके पीछे विवाद बढ़ने की आशंका और मनोज जरांगे की खराब सेहत का हवाला दिया और उन्हें जालना में ही रोक दिया, जिसके बाद भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने भी कानून के सम्मान की बात करते हुए फिलहाल मुंबई जाने की योजना को टाल दिया और आंदोलनकारियों से भी घर जाने की अपील की। मराठा आरक्षण को लेकर जरांगे की जो मांग है उसके मुताबिक मराठाओं को ओबीसी का दर्जा दिया जाए, कुनबी जाति को नौकरी में आरक्षण मिले, कुनबी जाति का सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए और शैक्षणिक संस्थानों में भी उन्हें आरक्षण दिया जाए। रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड को हराकर 5 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। आज सुबह भारत ने 40 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन 84 रन के स्कोर पर यशस्वी 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा भी 55 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
इसके बाद इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर ने धड़ाधड़ 3 विकेट चटकाए और भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। शोएब बशीर ने रजत पाटीदार, रविंद्र जाडेजा और सरफराज खान को सस्ते में निपटा दिया, लेकिन छठे विकेट के लिए शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने शानदार साझेदारी की और बिना कोई गलती किए जीत के लिए जरूरी 192 रनों का लक्ष्य हासिल किया। पहली पारी में 90 रन और दूसरी पारी में नॉट आउट 39 रन की पारी खेलने वाले ध्रुव जुरेल को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। इंग्लैंड ने मैच की पहली पारी में 353 और दूसरी पारी में 145 रन बनाए। जवाब में भारत ने पहली पारी में 307 और दूसरी पारी में 192 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। मशहूर गजल गायक और पद्मश्री से सम्मानित पंकज उधास अब हमारे बीच नहीं रहे। 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की। पंकज उधास लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। बीते कुछ दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह 11 बजे उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। चिट्ठी आई है और ना कजरे की धार जैसे मशहूर गानों को अपनी आवाज से यादगार बनाने वाले पंकज सबको आज उदास करके चले गए। उनके प्रशंसकों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां सभी उनके निधन की खबर से शोक में। जी न्यूज़।